आप सभी का स्वागत है बुरहानपुर टॉक प्रेजेंट चाय पे चर्चा शो में। आज हमारे गेस्ट है अजहर उल हक साहब, जिन्हें अज्जू सरपंच के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक नेता और पूर्व सरपंच रह चुके हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग इस शहर में एक्टिव रहते हैं और कौम के लिए खिदमत में हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं, और आपने ये जो नई कड़ी की शुरुआत की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सर, आप पॉलिटिक्स में कैसे आए और आपको क्यों लगा कि आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? देखिए, मेरा बेसिक इंटरेस्ट तो जो है वो समाज सेवा में रहा है। मेरा एक एनजीओ भी रहा है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट रहा है, जिसको लेके जब बुरहानपुर में मैंने कदम रखा तो मेरा एक मेडिकल स्टोर था और एक चैरिटेबल ट्रस्ट था, जिसमें मैं हर फोर्टनाइटली 15 दिन में कैंप रखता था, जिसमें मैं फ्री मेडिसिन, फ्री कंसल्टिंग, कुछ डॉक्टर्स आके अपनी सेवाएं देते थे। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे इस समाज सेवा के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति की ज़रूरत है। और एक मजबूत नेतृत्व जब मुझे मिला तो मैं इस तरीके से राजनीति में आया। और आज भी मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना फ़ायदा मुझसे पहुंच सके, वो मेरी कोशिश है। सर, आप एमागिर्द में सरपंच भी रह चुके हैं। क्या आपने आपके कार्यकाल में नाली, पानी, बिजली, सड़क जैसी प्रॉब्लम्स पर काम किया था? देखिए, ऐसा है कि जो जिस ग्राम पंचायत का मैं सरपंच रहा हूँ, ग्राम पंचायत एमागिर्द, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, और एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। और जब मेरा कार्यकाल था उस टाइम पंचायत में निधि बहुत कम आती थी, तो मुझे ये कहने में मैं अपने आप को शर्मसार महसूस नहीं करता कि मैं कंस्ट्रक्टिव काम जैसे रोड हुई और नाली और साफ सफाई की व्यवस्थाएं उतनी इसलिए नहीं कर पाया कि एक बहुत मिनिमम बजट हुआ करता था, जो कि एक पंचायत के हिसाब से आता था। और आप जानते हैं कि दूसरी पंचायतें जो हैं वो 500, 700, 1000, 2000 वोटर्स की रहती है, और हमारी जो पंचायत थी वो एक नगर पंचायत, मतलब इवन देखा जाए तो शाहपुर नगर पंचायत और नेपाल नगर पंचायत से भी बड़ी थी, और फंड बहुत कम आता था। तो इसलिए निर्माण कार्यों में तो हम उतना नहीं कर पाए, लेकिन शासकीय योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसका क्रियान्वयन है, जिस तरीके से हमने किया है, अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप खुद हतप्रत रह जाएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ मतलब जो शासकीय योजनाओं में जिस तरीके से विवाह सहायता हुआ, या हमने जो कर्मकार की जो योजना थी, कर्मकार की योजना एक्चुअल में होती है जो लोग गारा मिट्टी का काम करते हैं, लेकिन हमने कर्मकार का 90% लोगों के कार्ड बनाए, और उसके बाद में ऐसे कोई शादी नहीं होती थी जिसमें हम पैसे नहीं दिलवाएं। ऐसा कोई किसी के घर में इंतकाल हो तो ऐसा कोई इंसान नहीं था, कोई परिवार नहीं था जिनको हम परिवार सहायता नहीं दिलवाएं। जो राशन कार्ड के थे, बदौर तादाद में हमने हजारों की तादाद में राशन कार्ड बनाए। और उसके अलावा चूंकि हमारे जो उस टाइम पे विधायक थी वो हमारी शिक्षा मंत्री थी, तो उनके माध्यम से भी हमने अलग अलग फंडों से, अलग अलग माध्यम से, आदिवासी के कल्याण विभाग से और भी अल्पसंख्यक विभाग से जितना फंड ला सकते थे वो फंड लाके और हमने उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। और आपको बताने में मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है मुझे कि उस टाइम पे जब 77 पंचायतों में अगर 15 लाख का फंड अगर कर्मकार में आता था, तो अकेला एमागिर्द पंचायत में कम से कम 12 से 13 लाख का फंड अकेला एमागिर्द पंचायत में हुआ करता। सर, जब श्रीमती अर्चना चिटनीस कैबिनेट मंत्री थी और आप सरपंच थे, तो आपने एजुकेशन के लिए क्या किया? कांग्रेस ये दावा करती है कि आपने एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, तो बड़ा हास्यास्पद सा सवाल है आपका कि कांग्रेस ने इल्जाम लगाने के अलावा कुछ भी नहीं करती है। ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर हम बोलें कि किसी पे अगर कुछ इल्जाम लगाया जाए तो वो तथ्यात्मक होना चाहिए। हम अगर जवाब देंगे तो बहुत तथ्य के साथ में देंगे। आप इसी शहर के निवासी हैं, आपने देखे होंगे कि आज़ादी के बाद से जितने भी उर्दू स्कूल थे बुरहानपुर शहर में, चाहे वो हरिपुरा का हो, बेरी मैदान का हो, आज़ाद नगर का हो, बहादुरपुर का हो, इच्छापुर का हो, जहाँ के भी जितने भी वो थे, वो जिस स्थिति में थे, जो आज़ादी के पहले अगर जो मिडिल स्कूल था वो अर्चना दीदी के शिक्षा मंत्री बनने तक वो प्राइमरी स्कूल था, जो मिडिल स्कूल था वो मिडिल स्कूल था, और हायर सेकेंडरी स्कूल तो थे नहीं। जब दीदी शिक्षा मंत्री थी तो उन्होंने हर स्कूल को अपग्रेड किया।
आप अगर जाके दीदी के कार्यकाल के पहले की बात देखोगे और उसके बाद की बात देखोगे तो आप देखोगे कि जो स्कूल प्राइमरी था वो मिडिल हो गया, जो मिडिल था वो हाई स्कूल हो गया, जो हाई स्कूल था वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया। स्कूल को अपग्रेड करने के अलावा भी जो बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग्स थी, आप अगर जाके देखो बेरी मैदान 1 करोड़ की लागत से बना हुआ है, हरीरपुरा करीब 90 लाख की लागत से बना हुआ है, बादरपुर स्कूल वो करीब 70-80 लाख के लागत से बना हुआ है, जो आपका लालबाग का स्कूल था, उर्दू स्कूल था, उसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। राशि ही नहीं, उसके साथ में जो फर्नीचर थे, जो टीचर्स थे, इनके लिए सब चीजों को बेहतरीन तरीके से अपग्रेड किया गया है। ये जो है ये आप जब ग्राउंड लेवल पे जाके पब्लिक से आप सवाल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आजादी के बाद से 60-65 सालों में नहीं हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में और आदरणीय अर्चना दीदी के शिक्षा मंत्री बनने के बाद में उन स्कूलों का बेहतरीन तरीके से अपग्रेडेशन हुआ है और एजुकेशन का स्तर बढ़ा है। और मैं तो यही बोलूंगा कि अगर इनको मुसलमानों की चिंता होती तो ये मुसलमानों के तालीम के तरफ बढ़ावा देते, जो स्कूलें बरसों से अपग्रेड नहीं हुई थी उन स्कूलों को अपग्रेड करते और मुसलमानों के शिक्षा स्तर को बढ़ाते, ना कि इस तरह के आरोप लगाते। सर, आपकी सरकार पर यह आरोप है कि ग्राम फोपनार में जो बाढ़ आई है वो आपके सरकार द्वारा बनाए गए डैम की वजह से आई है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि जब कोई समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति आरोप लगाता है ना तो तथ्यों के साथ में लगाता है, और इस तरह के अनपढ़ और जाहिल लोग जो रहते हैं ना, आप प्रकृति को भी पार्टी से जोड़ के देख रहे हो, जो आपदा है उसको पार्टी से जोड़ के देख रहे हो, तो इससे ज्यादा बेवकूफ भरा आरोप क्या हो सकता है। डैम एक अलग चीज है। डैम का पानी जो है जब बरसात हुई तो वो डैम अपने आप में पूरा भरा, भरने के बाद में ओवरफ्लो भी नहीं हुआ। अगर हम ये बोलते कि ओवरफ्लो हो गया, कहीं से क्रैक हो गया, कहीं से टूट गया, तो हम ये बोल सकते थे कि ये उसका डैम की वजह से हुआ है। डैम की वजह से मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो डैम बने हुए हैं अर्चना जी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और जो भी जितने भी डैम बने हुए हैं उनकी आप अगर पानी का वाटर लेवल अगर आप देखोगे तो जो डैम बनने के पीछे पहले जो वाटर लेवल 700-800 फीट नीचे चला गया था, आज वो वाटर लेवल 100-150 फीट पे आपके ट्यूबवेल लग जाते हैं और पानी आपको मिलता है। सर, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि पूरे प्रदेश में हम पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी। आपको क्या लगता है? मैं तो यही बोलूंगा कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है, और इस तरीके के ये बहुत से तोते पाल के रखे हैं, लेकिन आप देख रहे हो पिछले कई वर्षों में निरंतर भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाइयों को छू रही है वो उनकी अपनी नीति रीति है, उनकी जो आपके काम करने का तरीका है, जो लीडरशिप है। बेशक हिंदुस्तान बहुत आगे गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों ने दिन पे दिन उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। इनकी बातें हैं, सिर्फ हवा में बातें करते हैं, जमीनी कुछ भी नहीं है। सर, आपको क्या लगता है बुरहानपुर में बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस? आपके इस सवाल का जवाब मैं शेर के माध्यम से देना चाहूंगा कि एक कदम गलत उठा था राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे तलाशती रही। बुरहानपुर के लोगों ने जज्बात में आकर एक जो गलत कदम उठाया था, 5 साल उसका खामियाजा भुगता है, और आगे आने वाले टाइम पे अब बुरहानपुर की जनता बहुत ही सोच समझकर फैसला करेगी। सर, वर्तमान विधायक जी ने बाढ़ आए इलाकों का जायजा लिया और सोशल मीडिया के माध्यम से एनजीओ वालों से अपील की कि उनकी मदद करें। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, लोगों को आह्वान करने के पहले आदमी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और उसने ये साबित करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। आह्वान करने के लिए तो जिसको जैसा समझ में आया, जब आपदा आती है तो जितने भी लोग हैं जिनको ऊपर वाले ने इंसान बनाया और जिनके दिलों में इंसान का दिल है, उनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप उठकर, आपने देखे होंगे बहुत से नौजवान वहां गए हैं, अपने अपने स्तर पर उन्होंने लोगों की मदद की है और आगे बढ़कर आए हैं। किसी से मदद नहीं मांगे, किसी से आह्वान नहीं किए। उनको जनता ने सिर पे बैठाया था तो लोगों को आह्वान करने के लिए नहीं। जब विपदा आई है तो उन्होंने क्या किया,
अपने पर्सनल क्या किया, ये जाके आप उनसे सवाल करिए। और रही बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे मुख्यमंत्री जितना भी बन रहा है उस चीज का सर्वे हुआ है, काफी कुछ अनाज वगैरह की व्यवस्थाएं भी हुई हैं और मकान भी बना के दिए जाएंगे। और दिए क्या जाएंगे, आपने देखा है कि प्रधानमंत्री आवास में जिस तरीके से गरीबों के मकान बने हैं, तो एक बहुत ही व्यापक रूप से, और खास तौर पे अगर देखा जाए तो बुरहानपुर शहर में जो मकान, जितने मकान बने हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले टाइम पे जो कच्चे मकान है वो भी पक्के मकान बना के देंगे। आपदा आए या ना आए, लेकिन हर इंसान का मकान का सपना पूरा होगा। ये हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का सपना है। और आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक एक आदमी जिसके सर पे छत नहीं है, उसके सर पे छत का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके देगी। सर, अभी अभी आपने कहा कि प्रदेश सरकार पीड़ितों को मकान बनाकर देगी। क्या उसी जगह मकान बनाकर देगी या कहीं और? देखिए, कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। हम ये नहीं बोल सकते, बेचारे गरीब लोग जिसको जहाँ जैसी जगह मिलती है, जो आदमी पैसे से ज़मीन नहीं खरीद सकता, जो आदमी पैसे से व्यापार नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं अपना आशियाना ढूंढने के लिए जो जगह मिलती है वहाँ पे बस जाता है। निश्चित रूप से जहाँ पे वो लोग बसे थे वहाँ पे पिछले 75 साल में, 70 साल में कभी ऐसी आपदा नहीं आई थी। लेकिन अब जब पानी आया और ये लगा कि उनके घरों तक पानी आया और उनके मकान बह गए, तो निश्चित रूप से अब अगर उनको विस्थापित किया जाएगा तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए उनको विस्थापित किया जाएगा कि अभी जो आपदा आई थी उससे अगर बड़ी भी आपदा आती है तो कम से कम वहां तक पानी नहीं पहुंचे, उनका किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको उनके रहने का इंतजाम किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ अजहर उल हक साहब। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।